एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी क्लास 12th का लेक्चर का एक सीरीज देख रहे हैं। कई सारे बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर अभी जो पढ़ा रहे हैं और बाद में कोचिंग में क्या ये सब पढ़ाएंगे। तो मैं वैसे बच्चों को बता दूं कि दो प्रकार का मैं बैच बनाऊंगा। एक में जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम बनाना है, वो इससे आगे वाला भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग से जो नहीं पढ़े हैं लेकिन स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, उसमें सिलेबस कहाँ तक होगा, थोड़ी सी हड़बड़ी होगी उसमें, क्योंकि समय कम मिलेगा। आप देख रहे हैं लॉकडाउन में समय बीत रहा है। हालांकि गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है, लेकिन क्या करेगी वो छोड़िए, हमारा काम है सीखना। फिर तो आगे जेई नीट भी देना है। तो 12 के सेक्शन से जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो जेई और नीट सबके लिए एप्लीकेबल है। आपने गौर किया होगा हमारे पढ़ाने का जो मोटिव होता है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं ताकि आप प्रॉब्लम पर सोच सके, बना सके, पढ़ सके। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अब मैं 11th का भी लेक्चर दूंगा। यानी एक रोज, जैसे आज 12 का तो कल 11th का, फिर 12 का अल्टरनेट करके चलेगा। आपके जितने सगे संबंधी भाई बहन 11th वाले सबको फोन करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ देखिए मैंने कुछ डाटा जो वहाँ से नोट किया है यूट्यूब से, देखिए जरा। सब्सक्राइब और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं ऐसे लोग 38.9% है जो हमारा वीडियो देखते हैं, 68.9%। लेकिन जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं ऐसे लोग 31.1%। आखिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या परेशानी है? आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो हम क्यों मुफ्त में ऐसे मेहनत करेंगे आपके लिए। दूसरा चीज देखिए, एज फैक्टर में कितने एज के लोग देख रहे हैं। 13 से 17 के बीच वाले 48% लोग देख रहे हैं, 48.1% लोग देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद 18 to 24 वाले 41.5% लोग देख रहे हैं और देखिए इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे समझ में आता है कि ये सब बच्चे जो होंगे वो सब हमारे जो 12 में गए हैं, ऐसे बच्चे ज्यादातर इसमें 18 to 24 में ऐसे बच्चे होंगे जिनका एज जो 12 में हो, एज 18 क्रॉस किया हो या 18 में आ गया हो। ये ऐसे बच्चे जो हमारे यहाँ से रिसेंटली साल 2 साल पहले पास किए हैं या बाहर से में रहते थे, वो लोग देख रहे हैं 41.5%। उनकी संख्या काफी है। लेकिन 25 से 34 में 10.4% लोग देख रहे हैं। ये कौन लोग हैं? निश्चित तौर पर बहुत सारे गणमान्य विद्वान लोग, शिक्षक लोग, और जो शिक्षक बनना चाहते हैं, नया नया फिजिक्स पढ़ाना शुरू किए हैं या पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। मुझे पता है। तो आप लोग क्यों शर्मा रहे हैं? सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। क्या दिक्कत है? आप सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं तो आप मुझे मेरा अपना टीचर मानिए, गुरु मानिए। लेकिन आपको तो हेजिटेशन होगा, शर्म होगी। यही चीज आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, यही चीज। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी, लड़कियों की भागीदारी बहुत कम है। मात्र 10.8% लड़कियां देख रही हैं, जबकि पुरुष में 89.2% लोग देख रहे हैं। तो प्लीज जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं को भी आप लोग बताएं, जानकारी दें। शायद उन लोगों को जानकारी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार हमारे नारा देती है और यहाँ बेटियां फिसड्डी है, जबकि रिजल्ट में तो काफी अव्वल रहती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक बहनों से, छात्राओं से शेयर करें। हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आगे। कल मैं 11th की क्लास दूंगा, इसलिए अपने भाई बहन सबको बता दीजिएगा। ओके? तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे आप लोग को याद होगा। पिछले क्लास में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का कैसा बिहेवियर होगा ये बताया था। आपने देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स डाइपोल पर 0 लगता है, अर्थात डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर टॉर्क जो लगता है वो PE sin थीटा लगता है, और चूंकि टॉर्क लगता है इसलिए डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने का कुछ शर्त होगा।
कि कब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, तो जब टॉर्क जीरो होगा, और टॉर्क जब जीरो होगा तो साइन थीटा जीरो होगा, यानी थीटा का मान 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। ये आप सीख चुके हैं। हमने कहा था कि 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर मैंने बताया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी 0 डिग्री के पोजीशन से डायपोल हमारा भी 0 डिग्री पोजीशन पर है, अभी डायपोल हमारा P इधर है, इसको थोड़ा घुमा दे, ऐसा कर दे तो इस पर प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स F1 लग रहा था और माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में रहा था और ये वापस यहाँ आना चाह रहा था, डायपोल को वापस घूमकर यहाँ आना चाह रहा था। लेकिन यहाँ आने के क्रम में कुछ वेलोसिटी प्राप्त करने की वजह से यह फिर से आगे बढ़ जाता है और जो ही आगे बढ़कर ऐसे होता था तो ये प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और इस पर विपरीत दिशा में फोर्स होता था, फिर ये वापस यहाँ आना चाहता था। इस प्रकार हमने देखा था कि डायपोल ऑसिलेट करने लगा था। क्या करने लगा था? ऑसिलेट करने लगा था। और इस कंडीशंस में हमने एक प्रॉब्लम बनाकर दिखाया था जिसमें टाइम पीरियड T निकाला था हमने 2 पाई अंडर रूट m डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2QE, याद होगा। वैसे इसे थोड़ा सा एक स्टेप पहले ले लें तो हम आपको बताया कि 2 पाई अंडर रूट I बाय P, जहां I मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, P डायपोल मोमेंट था, E इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसी को कई सारे जो कम ज्ञान वाले टीचर होते हैं वो कहते हैं दिस इज टिप्स यू मस्ट मेमोराइज दिस इज नॉट टिप्स, दिस इज अ डेरिवेशन जो मैंने आपको कल दिखाया था। इसको सॉल्व करने पर यह आया था जिसमें दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मास था, ये बीच का दूरी था डेल्टा x, ये चार्ज q है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब गौर करें तो यहां तक हम सीख चुके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और नई बातें सीखेंगे। पहले हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। पिछले क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा था। आज हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना वर्क होगा इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसमें कोई डायपोल हमारा फिलहाल हम अभी थीटा कोण पर रख दिए और ये डायपोल मोमेंट P है, देख रहे हैं, और बीच की दूरी डेल्टा x होती है, ये आप जानते ही हैं। ओके, तो जानते हैं हम कि जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे थीटा कोण पर तो उस पर जो टॉर्क लगता है, when a dipole is placed in electric field at an angle theta, then torque on it is tau equal to PE sin theta। ये टॉर्क लगता है डायपोल पर PE sin थीटा। अब देखिए इस डायपोल को इस पर तो इधर फोर्स लग रहा होगा, आपको मैंने बताया है इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा। सो कई प्रकार से देख सकते हैं। हमारे गुरुदेव डॉक्टर एस के सिन्हा, देखिए मैं अपने गुरु का सम्मान करता हूं, उन्होंने जो सिखाया था उसमें एक तरीका और दूसरा सिखाया था हम लोगों को, जो सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। हम आपको यहाँ एक दूसरा तरीका सिखा रहे हैं। इस डायपोल को थोड़ा सा थीटा कोण से, यानी कि यहां से पहले यहां था, अब हम इसको यहां ला रहे हैं। देखिए गौर से, यहां ला रहे हैं, यहां थोड़ा सा छोटा सा कोण है, अभी दिखने के लिए मैं बड़ा सा लिखा हूं, थीटा से घुमाने में कितना वर्क होगा। तो ये टॉर्क कौन लगा रहा है? फील्ड। तो फील्ड के द्वारा ये यहां से यहां कौन घुमाएगा? फील्ड। वर्क डन by field in rotating the dipole through a small angle d theta, क्या होगा? dw इक्वल टू, याद करिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं वर्क इक्वल टू F डॉट S, अगर फोर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो यानी ड्यूटी हो तो एफएस बोलते हैं हम लोग। उसी तरीके से टॉर्क
में अगर एंगल घूम रहा हो तो डी थीटा tau डी थीटा। फोर्स जो है पर टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिए बात को समझिए ठीक से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर टॉर्क जो एंगल डी थीटा, टॉर्क क्या है PE sin थीटा इनटू डी थीटा। ये हो गया हमारा वर्क डन, डाइपोल को डी थीटा से घुमाने। टोटल वर्क डन क्या होगा यहाँ देखिए, therefore टोटल वर्क डन, ध्यान दीजिएगा थीटा कोण से आप वापस अगर यहां बनाना चाहते हैं, यानी ऐसे डाइपोल को ले आना चाहते हैं, ऐसे ऐसे ले आना चाहते हैं, यानी एंगल को जीरो कर देना चाहते हैं, वर्क डन फ्रॉम थीटा टू जीरो, जीरो डिग्री थी क्या होगा डबल इक्वल टू PE sin थीटा डी थीटा। थीटा शुरू में एंगल थीटा था, एक किसके द्वारा वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय फील्ड, ध्यान रखिएगा फील्ड के द्वारा बातें पड़ेगी, किस द्वारा बातें पड़ेगी, फील्ड के द्वारा। ये जो वर्क हम निकाल रहे हैं वो फील्ड के द्वारा, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ फील्ड लिख देता हूँ। तो अब PE थीटा से हम जीरो तक ले जा रहे हैं, PE साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, आप जानते होंगे 11th क्लास में पढ़े होंगे साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो थीटा से जीरो तक PE माइनस कॉस जीरो माइनस प्लस कॉस थीटा, PE कॉस जीरो का 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा ये वर्क कौन किया, ये वर्क फील्ड किया है, फील्ड PE माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, अगर आप जरा सा इसे मुझे साफ कर लेना होगा, मैं साफ कर लेता हूं पहले। तो हमने अभी देखा वर्क डन बाय फील्ड जो था, इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं, PE cos थीटा माइनस 1, यहाँ एक पार्ट दिखाइए, देखिए माइनस 1 प्लस कॉस थीटा था, तो ये cos थीटा माइनस 1, इसी को मैं यहां लिखा। अब ध्यान दीजिएगा बराबर और विपरीत वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट, इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय फील्ड PE cos थीटा माइनस 1 है, और हमने देखा कि इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बराबर और विपरीत वर्क होता है। जरा इस चित्र को देखिए, फील्ड यहां से यहां पर ला रहा है, फील्ड यहां से यहां ला रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट किधर ले जाएगा, यहां से यहां पर लाएगा, एक्सटर्नल एजेंट यहां से यहां पर लाएगा, बराबर और विपरीत दिशा में वर्क करेगा। इसीलिए हम यहां पर लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये मतलब एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, यानी माइनस PE cos थीटा माइनस 1, यानी PE 1 माइनस cos थीटा। गौर करिए सीधे वर्क लिख दिया मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी सीधे बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां ले गया, चित्र को देखिए, एक्सटर्नल एजेंट जीरो से थीटा पर ले गया, फील्ड कहां से कहां ले गया, फील्ड थीटा से जीरो पर ले गया, एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां ले गया, जीरो से थीटा पर ले गया, यानी हम इसको कह सकते हैं PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, यानी ये जो 0 डिग्री है, ध्यान दीजिए ये हमारा इनिशियल, यानी हम इसको कह सकते हैं cos थीटा I, इनिशियल एंगल से फाइनली हम ले गए cos थीटा F1, यानी if a dipole is rotated from थीटा I to थीटा F, सीधे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सीधे कहा घुमाने में, if a dipole rotated from थीटा I to थीटा F, then work done डबल इक्वल, यहां सीधे कहा वर्क डन मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो PE cos थीटा I माइनस cos थीटा F,
ये कैसे हमने थीटा में स्टार्ट कर दिया समझिए। ये शुरू में 0 से थीटा पर होने जा रहा है एक्सटेंशन द्वारा। आप सोच रहे होंगे सर शुरू में तो थीटा पर रखे थे, नहीं, थीटा से 0 पर लाए हैं, थीटा से 0 पर लाए फील्ड द्वारा, तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा 0 से थीटा पर लाए, उल्टा बराबर और विपरीत, समझ रहे हैं ना। तो शुरू में जीरो, इसलिए यहाँ 0 जो है वो शुरू वाला है, थीटा है, cos थीटा है, इसलिए यहाँ पर cos थीटा है, यानी कि ये दोनों एक साथ दिखाइए, इसलिए यहाँ पर 0 के बदले में cos थीटा है, देखिए cos दिख रहा है आप लोग को, और थीटा पर लगे हैं एक्सटेंशन द्वारा, इसलिए फाइनल में थीटा है। ओके, अब हम जरा इसको साफ करते हैं। अब हम यहां से पोटेंशियल एनर्जी भी देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, याद करिए क्या पढ़े होंगे। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होता है वर्क डन, नहीं कुछ कहा, सीधा वर्क डन मतलब एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू गिवन पोजीशन। यहां पर समझना है आपको कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी आप जानना चाहते हैं, जिस स्थान पर, जिस स्थिति में, वो गिवन पोजीशन होता है, और एक रेफरेंस पोजीशन जो हम अपने मन से चूज करते हैं, वो रेफरेंस पोजीशन अपने मन से चूज करते हैं। तो डायपोल के केस में प्राय लोग मानते हैं, ऐसा सभी किताबों में आप देखिएगा, ऐसा लोग मानते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रेफरेंस पोजीशन होता है। तो कह रहा है कि रेफरेंस पोजीशन से गिवन पोजीशन तक लाना है, यानी इनिशियल पोजीशन थीटा है, कौन सा हो गया, रेफरेंस पोजीशन। पहले मैं ये लिख देता हूं, इट इज एज्यूम दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज टेकन एज रेफरेंस पोजीशन इन केस ऑफ डायपोल। ये माना गया है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम तो जानते हैं भाई कि वर्क डन जो है वो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, तो यहां पर इनिशियल कहां पर ले जाना है आपको, रेफरेंस पोजीशन पर से कहां पर ले जाना है, गिवन पोजीशन पर, यानी देयरफॉर थीटा आई इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। क्योंकि रेफरेंस देखिए यहां पढ़िए ठीक से, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू गिवन पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन शुरू वाला हुआ, गिवन पोजीशन बाद वाला हुआ, यानी शुरू वाला इनिशियल एंगल जो रेफरेंस पोजीशन एंगल है। रेफरेंस पोजीशन एंगल कितना माना जाता है, रेफरेंस पोजीशन का एंगल कितना माना जाता है 90 डिग्री, जैसा कि मैंने बताया। थीटा 90 हो गया। अब टू फाइनल पोजीशन मान लीजिए कि थीटा पर ले जाते हैं, कोई थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना वर्क करना पड़ेगा यहां से घट मानेंगे जो वर्क हो, तो वर्क कितना हो जाएगा, पीई कॉस थीटा का मान 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। अब जरा मैं इधर जगह खाली कर देता हूं। अब देखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से जनरल लिखते हैं, इसलिए हमने U यहां से इस्तेमाल किया है, U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पी डायपोल मोमेंट पी इनटू ई, cos 90 हो गया 0 माइनस cos थीटा, यानी माइनस पीई cos थीटा। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी U का एक्सप्रेशन आ गया। थीटा कोण पर जब डायपोल रखा गया है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पीई cos थीटा। कब, जब थीटा कोण पर है तब। इसी को वेक्टर ग्रुप में बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट लोग लिखता है, ऐसे P डॉट E। देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी जान चुके हैं, मजा आ रहा होगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो हम एक सवाल लिख कर रखे हैं, देखते हैं हम लोग किस तरह से बनेगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ स्ट्रेंथ 2 माइक्रोन। हम जानते हैं डायपोल में इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, तो यहाँ पर एक Q1
और Q2 यानी प्लस में ये ऐसे कहिए ना कि ये हमारा एक प्लस चार्ज और एक हमारा माइनस चार्ज टाइप में जो होता है, बीच का दूरी हम डेल्टा एक्स लिखते हैं, याद होगा आपको। तो ये जो चार्ज हमारा है -q और +q, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है, -2 माइक्रोकूलम। और बीच का दूरी जो है वो 0.02 मीटर दिया है। देख रहे, कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क व्हिच कैन बी एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल। तो कितना अधिक टॉर्क लगेगा? सबसे पहले आपको डाइपोल मोमेंट जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान आपको दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। डाइपोल मोमेंट P क्या होता है? चार्ज और बीच का प्रोडक्ट। चार्ज कितना है? 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम इनटू बीच का दूरी 0.02 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 0.404 10⁻⁻6 कूलम मीटर। ध्यान से देखिए, ये हमारा डायपोल P का माना गया है। और हम जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो होता है PE sin थीटा। और मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है तो sin थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए। sin थीटा कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। sin थीटा का मान 1 होता है, यानी टॉर्क मैक्सिमम जो होगा वो PE होगा। और P का मान जो हमारा है वो 0.04 10⁻⁻6 और E इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 10⁵ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस होना जाएगा। हम इसको इधर कर देंगे 4.0 10⁻³ और टॉर्क है तो न्यूटन मीटर। अब यूनिट लिखिएगा तो आ जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा निकल चुका है। अब देखिए किस प्रकार से। अब हम एक और सवाल देखते हैं, आप इधर आ जाइए। In the above problem, how much work must an external agent do to turn the dipole through 180 degree from a position of alignment theta to 0 degree? कि बताइए कितना वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो हम तो पढ़े हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज पढ़े हैं PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। तो कह रहा है कि शुरू में फ्रॉम द पोजीशन, शुरुआती पोजीशन 0 डिग्री यानी थीटा का मान 0 डिग्री, और फाइनली कितना से घुमाना है 180 से यानी 180। तो क्या हो जाएगा वर्क हमारा? PE cos थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे हम, माइनस cos 180 PE। अभी हम PE का मान इससे पहले वाले सवाल में बनाए थे। PE का मान 4.0 10⁻³ 4.0 10⁻³ अब देख रहे हैं। और cos 0 बटा 1 है, माइनस cos किसका होगा? -1 2 हो जाएगा, यानी 8.0 10⁻³ जूल। देखिए आप एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क का एक फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। किस तरह से क्वेश्चन था जरा एक बार ठीक से देख लीजिए। और आज हम लोग यहीं तक बैठेंगे। ओके बाय।